साथियों, आप पैरा की ट्रेनिंग में गए, यानी कि आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जा रहे हो ट्रेनिंग के लिए, और अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो गए तो क्या होगा? क्या आपको इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाएगा? क्या आपको पैरा स्पेशल से निकाल दिया जाएगा? तो इस तमाम प्रकार की जो भी आपके डाउट्स हैं आज की वीडियो में आपके क्लियर करूंगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल में पहली बार आए हैं वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद में फिर सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे आपको आर्मी की जेन्युइन जानकारी मिलती रहती है बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक है कि अगर पैरा एसएफ की ट्रेनिंग में फेल हो जाएं तो क्या होगा, या वहाँ पर अगर सेलेक्ट ना हो पाएँ तो क्या होगा। आज की वीडियो में इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए, इसलिए आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। पैरा एसएफ में रिक्रूटमेंट के लिए आप दो टाइप से जा सकते हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन और एक होता है आपकी इंडियन आर्मी में ज्वाइन के बाद में। हालांकि रिलेशन के थ्रू भी होता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है। तो मेन दो मुद्दे हो गए, यानी कि जब आप स्टार्ट करते हैं या एक आप सिलेक्ट होने के बाद में। तो जब आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बताता हूँ कि अगर आप इंडियन आर्मी में ही हैं और अगर आप पैरा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंडर 3 ईयर की जो आपकी सर्विस होती है तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। और यूनिट क्या करती है कि आपको एसएफ यूनिटों में ट्रेनिंग के लिए भेजती है। देखना, दो चीज़ यहाँ पर मेन समझने वाली है। जब आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हो तो पूरा आपका एक अलग ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, और अगर आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो और उसके बाद में पैरा एसएफ में जा रहे हो तो आपका एक अलग शेड्यूल होता है। फिर आप ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाते हो, आप डायरेक्ट पैरा की स्पेशल फोर्स यूनिट में जाते हो, और वहाँ पे आपकी चलती है पैरा स्किल आपकी ट्रेनिंग। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से एसएफ ट्रेनिंग का शेड्यूल जो आर्मी में भर्ती हो जाते हैं उनके बाद वाला। अब जो पहले भर्ती होते हैं, यानी कि जो अब डायरेक्ट आर्मी में भर्ती होते हैं, यानी कि एआरओ जेडआरओ के थ्रू, उनको सबसे पहले अप्लाई करना होता है आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। अगर उसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो, वापस आपका फिजिकल होता है जिसमें कि आपका 5 किलोमीटर का आपका रन होता है, चिनअप, पुशअप, सिटअप, 5 मीटर शटल, ये तमाम प्रकार के इवेंट्स पास करने के बाद जब आप पैरा स्पेशल फोर्स के लिए आप सेलेक्ट होते हो, फिर आप आते हो पैरासूट रेजिमेंट बेंगलोर में, द पैरासूट रेजिमेंट बेंगलोर में। लेकिन आर्मी में सिलेक्शन होने के बाद अगर आप आते हो एसएफ में तो आप डायरेक्ट एसएफ यूनिट में जाते हो, और उसके बाद चलती है आपकी ट्रेनिंग, यानी कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भर्ती होके आते हैं, जो कि सिविलियन बच्चे आर्मी सोल्जर जीडी से सिलेक्ट होकर सेंटर में आते हैं, उनका फिर चलता है ट्रेनिंग, और जिसमें कि आपकी 34 वीक की आपकी ट्रेनिंग चलती है, और जिसमें कि आपका जो पहले आपके बेसिक ट्रेनिंग चलती है, फिर आपकी एडवांस ट्रेनिंग चलती है, और फिर चलती है आपकी एसएफ ट्रेनिंग। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आता होगा यार कि इतनी तमाम प्रकार की ट्रेनिंग को पास करने के बाद में भी क्या कोई फेल होता है? तो फ्रेंड्स, इसके आगे फेल नहीं लगा के हम बोल सकते हैं उसको ड्रॉप आउट, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करता है वो इंडियन आर्मी का एक सोल्जर होता है। ना ही उसका फिजिकल कमज़ोर होता है, ना ही उसकी फायरिंग कमज़ोर होती है, क्योंकि यूनिट भी कभी ऐसे बंदों को नहीं भेजती है स्पेशल फोर्स में जो कि कुछ एक्स्ट्रा वाला ना हो। यानी कि फिजिकल सबका शानदार होता ही है, फायरिंग सबकी शानदार होती ही है। इन तमाम प्रकार के सब चीज़ जानने के बाद में भी आप बोलोगे कि ड्रॉप आउट रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? यानी कि 100 जाते हैं तो 100 में से मुश्किल से 10 या 15 या 20 सिलेक्ट होते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि आप विश्व की सबसे बेहतरीन फोर्स में जा रहे हैं, जिसका कि एक ही मकसद होता है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहे किसी भी रूप में हो। बलिदान का बैच यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए बहुत चीज़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रेनिंग होती है आपकी सोल्जर बनने से पहले आपकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो आपकी थर्ड मेन ट्रेनिंग होती है जो एसएफ के लिए, वो होती है आपकी एसएफ की ट्रेनिंग। उसके बाद में आपकी एयरबोर्न एक्सरसाइज, सारी चीज़ें कंडक्ट होती है, और इन चीज़ों में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तब जाके आपको मैरून बैच और बलिदान बैच मिलता है। तो ये तो हो गया उनके लिए जो कि इंडियन आर्मी में आके अप्लाई करते हैं और अपनी शुरुआती से ट्रेनिंग करते हैं और उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जाके एसएफ की ट्रेनिंग करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, और तब जाके उनको बलिदान बैच और मैरून बैरेट मिलती है। अब बात करते हैं कि मान लिया जाए कि कोई ट्रेनिंग में पास है और वो एसएफ की ट्रेनिंग में फेल हो गया तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में क्या होगा, रहेगा वो पैरा में। डिपेंड करता है, अगर उसने एयर जंप पूरे कर लिए हो, अपनी एयरबोर्न एक्सरसाइज पूरी कर ली हो, लेकिन एसएफ में कहीं साइकोलॉजी में फेल हुआ हो, किसी चीज़ में रह गया हो, तो वो अपनी रेजिमेंट की पैरा यूनिटों में रहेगा जो कि पैरा ट्रूपर्स होते हैं। एसएफ अलग चीज़ होगी, स्पेशल फोर्स, पैरा ट्रूपर्स बाकी अदर जो उनकी यूनिटें होती हैं उनमें चले जाते हैं। अब नेक्स्ट उसका भी एक अलग अलग क्राइटेरिया है, आगे आपको और इंटरेस्ट आता जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, जो हम इंडियन आर्मी में जब मान लिया जाए हम भर्ती हो गए और उसके बाद हम एसएफ की हमारी यूनिटों में वैकेंसी आती है,
फिर यूनिट क्या करती है, जिसको भी भेजती है यूनिट हमेशा ध्यान रखती है कि यार ये एसएफ में जा रहा है, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या, तभी यूनिट उसको भेजती है। और वहाँ जाके देखिए जो जिसने ट्रेनिंग कर ली है, आर्मी में अपनी यूनिट में आ गया है, आप क्या सोचते हैं कि उसका फिजिकल कमज़ोर होगा या फायरिंग कमज़ोर होगा? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट जो होते हैं वो साइकोलॉजी में लोग बाहर होते हैं, क्योंकि देखिए कष्ट तो एक जो सैनिक होता है उसको वो चीज़ की आदत होती है, लेकिन आप एसएफ में जा रहे हैं तो यानी कि आपको आपकी जो छवि है वो औरों से कुछ हटके होनी चाहिए, यानी कि आप में जो चीज़ है वो कुछ लोगों से अलग होना चाहिए। आप भारत की नहीं, आप विश्व की सबसे बेहतरीन फोर्स पैरा एसएफ कमांडो के पार्ट्स बनने जा रहे हैं। तो जब आप जाते हैं तब जाके आपको डायरेक्ट क्या होता है, एसएफ की यूनिटों में भेजा जाता है, वहाँ एसएफ की यूनिट आपको ट्रेनिंग करती है और आधे तो वहीं से निकल जाते हैं। और उसके बाद में फिर बची कुची जो चीज़ें होती है, फिर पूरी उनकी एसएफ ट्रेनिंग, फिर उनकी एयरबोर्न एक्सरसाइज जो प्रोविजन पीरियड चलता है जिस दौरान में उनकी ट्रेनिंग चलती है, तो कई लोग उसमें जो फिट नहीं होते हैं उनको घर नहीं भेजा जाता है, उनको भेजा जाता है वापस उनकी मदर यूनिट। तो साथियों इस कंडीशन में नॉन पैरा करके उसको अदर रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। या आपको अगर मान लिया जाए कि आप पैरा सब के पार्ट हो और आपको मेडिकल कैटेगरी मिल जाती है, तो भी आपको डिपेंड करता है कि आपको कैटेगरी मेडिकल वाली कौन सी मिली, फिर आपको नॉन पैरा किया जाता है। अब तीसरा सबसे सवाल आता है कि मान लिया जाए कि पैरा में नायक है, वो हवलदार है या जेसीओज हैं, क्या अगर उनको अदर यूनिट में भेज दिया जाए या पैरा से नॉन पैरा करके उनकी पैरा ट्रूपर्स में भेज दिया जाए तो क्या उनका रैंक डाउन होगा? क्या ना रैंक डाउन होता है ना सीनियरिटी डाउन होती है। वो मान लिया जाए वो फिर क्या देखा जाता है कि ये कब के भर्ती हैं, इनका जो सबसेंट टू रैंक कब का है, यानी कि नायक को किस डेट को सबसेंट रैंक उनका मिला हुआ है, उससे जिस यूनिट में जाते हैं वहाँ उनकी सीनियरिटी वहाँ उनकी सीनियरिटी निकाली जाती है। तो ना ही रैंक डाउन होता है, ना ही उनकी सीनियरिटी डाउन की जाती है। और इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे